हेलो एरिन नामकरण नोमेनक्लेचर जो है हेलो एरिन, सबसे पहले तो हेलो एरिन कहते किसे हैं? तो जब भी हेलोजन परमाणु जो है अगर वो सीधा बेंजीन रिंग से अटैच हो यानी कि एरोमेटिक रिंग से अटैच हो तो उसे हम क्या कहते हैं? हेलो एरीन। एरोमेटिक रिंग के लिए क्या आएगा? एरीन। और हेलोजन जो होता है इसमें नामकरण में भी पूर्व लग्न लगता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? हेलो एरीन। तो यहाँ देखिए जैसे बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पर अगर डायरेक्ट इस कार्बन से क्या अटैच हो? हेलोजन, तो इसे क्या कहते हैं? हेलो एरीन। अब यहाँ बेंजीन रिंग पर क्लोरीन भी अटैच हो सकता है, अगर बेंजीन रिंग पर ब्रोमीन अटैच हो सकता है और आयोडीन, और क्या अटैच हो सकता है? फ्लोरीन। इस तरह से फ्लोरीन। तो यहाँ पर इसे क्या कहते हैं? क्लोरोबेंजीन। इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। इस रिंग के लिए आप बेंजीन लिखेंगे और इसके लिए आप क्लोरो लिखेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। इसी तरह से ये हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन, इसका नाम हो जाएगा आयोडोबेंजीन, और इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन। तो अगर ओनली हेलोजन अटैच हो बेंजीन रिंग से तो नाम इस तरह से लिखे जाते हैं, लेकिन अगर हेलोजन के अतिरिक्त भी बेंजीन रिंग से कुछ अटैच हो, जैसे सपोज कि बेंजीन रिंग से CH3 भी अटैच है और यहाँ पर क्लोरीन अटैच है, तो आप इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि एरोमेटिक यौगिकों के जो नामकरण होते हैं वो एलिफेटिक यौगिकों से थोड़े अलग तरह से होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि अपन IUPAC ने कुछ नाम जो है उनको मान्यता दे रखी है, तो वो ही एज IUPAC नेम यूज किए जाते हैं। जैसे सपोज बेंजीन पर अगर CH3 ग्रुप है तो अगर यहाँ पर Cl नहीं होता तो आप उसको मैथिल बेंजीन कहते हैं, ये इसका सामान्य नाम होता, लेकिन इसका IUPAC नाम टोलुइन है। बेंजीन रिंग पर अगर CH3 अटैच है तो इसका IUPAC नेम क्या है? टोलुइन। और यहाँ पर क्लोरीन किसका काम करेगा? प्रतिस्थापी का। तो बेंजीन प्लस CH3 ये तो हो गया टोलुइन, तो आप ये तो इसको पेरेंट चेन मानेंगे और इसका नाम क्या लिखेंगे? पीछे लिखेंगे टोलुइन। और यहाँ पर क्लोरीन जो है वो एज ए प्रतिस्थापी काम करेगा, तो यहाँ इसका नाम पहले लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर साथ में आपको प्रतिस्थापी की पोजीशन भी मेंशन करनी होती है। तो आप बेंजीन रिंग के कार्बन को क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहां से प्रतिस्थापी को कम नंबर मिले। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि अपने जनक कार्बन में इसको ले लिया है ना, पेरेंट चेन में हमने इसको ले लिया है जनक श्रृंखला में, तो यहाँ पर इस CH3 ग्रुप को हम क्या मानेंगे? मुख्य प्रतिस्थापी। क्या मानेंगे? मुख्य प्रतिस्थापी। और ये क्या हो गया? दूसरा प्रतिस्थापी जो मुख्य प्रतिस्थापी के अलग है, जो पेरेंट चेन में नहीं आया है। तो मुख्य प्रतिस्थापी जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन को हमेशा 1 नंबर दिया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद आप नंबरिंग इस तरफ से करेंगे या इस तरफ से? ऑब्वियस है, आप नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहां प्रतिस्थापी को कम नंबर मिले। तो यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पर ये जो क्लोरो प्रतिस्थापी है ये किस नंबर पर है? 2 नंबर कार्बन पर है, तो आप लिखेंगे 2 क्लोरो टोलुइन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो टोलुइन। इस तरह से ये नॉमेनक्लेचर आपको समझ में आ गया होगा। सपोज कि यहाँ पर इस तरह से होता कि यहाँ पर CH3 ग्रुप होता और यहाँ Br होता, तो आप क्या करते हैं? इसका नामकरण कैसे करते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो बेंजीन पर CH3 को टोलुइन कहते हैं, ये 1 लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। यहाँ पर आप इसका नाम टोलुइन पीछे लिख लेंगे, और यहाँ पर 3 नंबर कार्बन पर ब्रोमो है तो आप लिखेंगे 3 ब्रोमो टोलुइन। तो इस तरह से इसका नामकरण हो जाएगा। तो बेंजीन पर CH3 को टोलुइन कहते हैं। इसी तरह से आपको याद रखना है, IUPAC ने मान्यता दे रखी है बेंजीन पर अगर NH2 ग्रुप अटैच हो तो इसको हम एनिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिलीन। तो ये नाम आपको याद रखना है, इसको हम एनिलीन कहेंगे। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर क्लोरो अटैच है
तो आप क्या करेंगे, इसको 1 नंबर देंगे और इसको क्या देंगे 2। अब आप नंबरिंग इस तरफ से करेंगे क्योंकि यहाँ से क्लोरीन को कम नंबर मिल रहा है, क्लोरीन प्रतिस्थापी जिस कार्बन से है उसको कम नंबर मिल रहा है, तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा 2-क्लोरोएनिलीन। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2-क्लोरोएनिलीन। तो अब आपको नोमेनक्लेचर समझ में आया होगा। एरोमेटिक यौगिकों के नामकरण जो होते हैं वो थोड़े अलग तरीके से किए जाते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 2-क्लोरोएनिलीन। बेंजीन पर NH2 ग्रुप को एनिलीन कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इसी तरह से बेंजीन पर अगर OH ग्रुप अटैच है तो उसे हम फिनॉल कहते हैं। बेंजीन पर OH ग्रुप अटैच है, इसे हम फिनॉल कहेंगे। और सपोज यहाँ पर आपने आयोडीन लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अगर आप यहाँ से भी करेंगे तो 1 2 3 और 4, इसको 4 मिलेगा। इधर से भी करोगे तो 4 मिलेगा, तो आप कहीं से भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 4-आयोडोफिनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा 4-आयोडोफिनॉल। फिनॉल किसको कहते हैं, बेंजीन पर OH ग्रुप लगा हो तो उसे हम क्या कहते हैं फिनॉल। तो ये नोमेनक्लेचर हो जाएगा 4-आयोडोफिनॉल। एक और तरीके से इसका नामकरण किया जाता है एरोमेटिक यौगिकों का, और वो इस तरह से होता है कि यहाँ पर जो भी प्रतिस्थापी होते हैं उसके रेस्पेक्ट में पोजीशन देखी जाती है। यहाँ पे ये इस तरह से होगा कि आपने इसका नामकरण इस तरह से भी कर सकते थे कि यहाँ पर CH3 है, तो ये तो हो गया मुख्य क्रियात्मक समूह CH3 मान लिया हमने इसको, CH3 पर इसको क्या कहेंगे टोलुइन। और अगर इसके रेस्पेक्ट में क्लोरीन यहाँ पर है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मुख्य क्रियात्मक समूह होता है उसके दोनों पास वाली जो पोजीशन होती है उसको ऑर्थो कहा जाता है। इस पोजीशन को क्या कहा जाता है ऑर्थो। लेकिन ये किसके रेस्पेक्ट में होती है, अकेले बेंजीन में आप ऑर्थो मेटा पैरा नहीं बता सकते, लेकिन अगर मुख्य प्रतिस्थापी है तो उसके रेस्पेक्ट में उसके आसपास वाली दोनों पोजीशन क्या कहलाएगी ऑर्थो, और ये दोनों पोजीशन क्या कहलाएगी मेटा, और ये क्या कहलाएगी पैरा। तो यहाँ पर इस कंपाउंड का नाम क्या होगा ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। इस कंपाउंड का ये भी IUPAC नेम है और इसको भी मान्यता है ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। इस कंपाउंड का क्या हो जाएगा IUPAC नाम। ऑर्थो के लिए O लिखते हैं, मेटा के लिए M और पैरा के लिए P लिखा जाता है। तो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन भी हो सकता है। इसी तरह से अगर आप इसका नोमेनक्लेचर करना चाहें, यहाँ पर आपने सपोज NH2 रख लिया और यहाँ पर आपने सपोज Cl ग्रुप अटैच कर दिया, तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा, देखो ये मुख्य क्रियात्मक समूह NH2, बेंजीन पर NH2 को हम एनिलीन कहते हैं, तो इसको हमने पेरेंट चेन मान लिया है। अब इस NH2 के रेस्पेक्ट में इसकी दोनों पास वाली पोजीशन क्या है ऑर्थो, और ये दोनों पोजीशन क्या है मेटा, और जस्ट अपोजिट वाली पोजीशन क्या कहलाती है पैरा। तो यहाँ पर क्लोरीन मेटा पोजीशन पर है तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेटाक्लोरोएनिलीन। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा मेटाक्लोरोएनिलीन। तो इस तरह से भी नामकरण किए जाते हैं। एक और एग्जांपल बताती हूँ। सपोज कि यहाँ पर OH ग्रुप लग गया और यहाँ पर Cl लग गया, तो आपको पता है बेंजीन पर OH को क्या कहते हैं फिनॉल कहते हैं, और ये इसके जस्ट अपोजिट पोजीशन है, जो कौन सी पोजीशन होती है पैरा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा पैराक्लोरोफिनॉल। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा पैराक्लोरोफिनॉल। तो इस तरह से एरोमेटिक यौगिकों के नामकरण किए जाते हैं। फिर है हेलो एरिन में CX आबंध की प्रकृति। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या होता है बेंजीन रिंग होती है। आपको हमेशा याद रखना है जो बेंजीन रिंग होती है उसमें एक तो अल्टरनेट कार्बन होते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, और हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। ये आपने 11th में पढ़ा है। यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से क्या है हेलोजन अटैच होती है। तो यहाँ पर जो ये कार्बन है और ये Cl बॉन्ड, इसकी बात कर रहे हैं। CX कार्बन कौन सा हुआ इस कार्बन, और इसको हम क्या मान ले हेलोजन है तो X। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन में S करेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे विद्युत ऋणता बढ़ जाती है। तो sp3 की कंपैरिजन में sp2 संकरित कार्बन की विद्युत ऋणता क्या होती है ज्यादा होती है। और जैसे जैसे विद्युत ऋणता में अंतर जो होता है वो किसी बॉन्ड में कम हो जाता है तो बॉन्ड कैसा हो जाता है स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि अगर
सपोज कि यहाँ हम एल्केन की बात करें, CH3, CH2 और Cl, तो यहाँ ये C जो है इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन और ये Cl है। तो यहाँ आपको पता है कि Cl की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की विद्युत ऋणता सबसे कम होती है। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, ज्यादा है, इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, इसकी कम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणता का अंतर क्या हुआ, ज्यादा। आपको ये याद रखना है कि जब भी विद्युत ऋणता का अंतर ज्यादा होता है तो बॉन्ड कैसा होता है, वीक होता है, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से Cl की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और ये बॉन्ड इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक। तो हमने पढ़ा था कि हेलो एल्केन में जो CX आबंध होता है वो पोलर होता है, नेचर में ध्रुवीय प्रकृति का होता है, इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन अगर अपन हेलो एरीन की बात करें तो यहाँ C का हाइब्रिडाइजेशन जो है कार्बन का, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 क्यों है, क्योंकि अगर इस कार्बन के सिग्मा बॉन्ड काउंट करो तो 1, 2 और 3, और हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड काउंट नहीं किए जाते हैं, तो 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब है कि 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, एक s और 2 p, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। अब हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर बढ़ गया, यहाँ देखो sp3 में s करेक्टर कितना है, 25% है, जबकि sp2 में s करेक्टर देखेंगे तो 33.33% है। तो s करेक्टर बढ़ने के कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, तो इसकी कंपैरिजन में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले ही ज्यादा ही थी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो गया, कम हो गया, उस वजह से ये CX बॉन्ड क्या हो जाता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, किसकी कंपैरिजन में, Cl जो हेलो एल्केन में होता है उस बॉन्ड की कंपैरिजन में। एक ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर CCl में आंशिक द्विआबंध गुण आ जाता है। ये आंशिक द्विआबंध गुण क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर Cl के पास क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और मैंने ये कहा था कि कभी भी अगर ऐसी पॉसिबिलिटी हो जहाँ डबल बॉन्ड जो है अल्टरनेट हो या डबल बॉन्ड के एक छोड़ के क्या हो, लॉन पेयर हो, तो अनुनाद होता है, उस कंपाउंड में क्या होता है, अनुनाद पाया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं बनाएं तो वो इस तरह से होगी। देखिए, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी सीखनी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी की 12th बोर्ड में अनुनाद संरचना भी पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर इसमें अनुनाद होता है, क्यों, क्योंकि कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्ड है और जस्ट एक बॉन्ड छोड़ के यहाँ पर क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब क्या होगा, ये दो बॉन्ड जो है यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे, एक पाई बॉन्ड बना लेंगे, ये दो बॉन्ड यहाँ पे, तो ये इस पास वाले बॉन्ड को क्या होना पड़ेगा, ब्रेक होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड होते ही यहाँ कार्बन के बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, कार्बन सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो इस पास वाले बॉन्ड जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रेक। देखो पहला चेंजेस ऐसे हुआ, ये दो बॉन्ड यहाँ बॉन्ड बना लेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन, तो ये पास वाला पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। आपको पता है सिग्मा की कंपैरिजन में पाई वीक होता है, इजिली ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ अनुनाद का मतलब क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण, यानी इलेक्ट्रॉन अपना स्थान बदलते हैं, कौन, पाई इलेक्ट्रॉन। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाता है, अनुनाद कहलाता है, विस्थानीकरण ऑफ पाई बंध के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ये बॉन्ड यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाएंगे तो इस पाई बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, दो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, तो इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ जाएंगे इस कार्बन के पास तो उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस Cl से दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ देखो पहली स्ट्रक्चर उदासीन थी, तो सारी स्ट्रक्चर उदासीन होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, इस बॉन्ड में कोई चेंजेस नहीं हुआ, इस बॉन्ड में कोई चेंजेस नहीं हुआ, ये इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ ब्रेक हो जाते हैं तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस Cl से इलेक्ट्रॉन चले गए, याद रखो जिसके पास से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर Cl के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये बात समझ में आ गई। अब इन दो इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने यहाँ पाई बॉन्ड बना दिया, तो यहाँ आप क्या बना देंगे, पाई बॉन्ड। तो देखो अभी भी इस स्ट्रक्चर में अनुनाद की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ भी नेगेटिव के एक छोड़ के क्या है, डबल बॉन्ड है। जब भी नेगेटिव चार्ज के एक छोड़ के डबल बॉन्ड हो या पॉजिटिव चार्ज के एक छोड़ के डबल बॉन्ड हो, यानी अल्टरनेट हो, या फिर डबल बॉन्ड के अल्टरनेट लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, तब अनुनाद पाया जाएगा।
तो यहाँ पर अब नेक्स्ट चेंज जो है इसमें क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ बॉन्ड बना लेगा पाई बॉन्ड, तो इस पाई बॉन्ड को यहाँ पर क्या होना पड़ेगा, ब्रेक होना पड़ेगा। ये देखो सब एक छोड़ के एक है, डबल बॉन्ड फिर एक सिंगल बॉन्ड फिर नेगेटिव चार्ज फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। तो इस बात का ध्यान रखना है, ये स्ट्रक्चर न्यूट्रल थी, ये भी स्ट्रक्चर न्यूट्रल है, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है मतलब ये कैसी हो गई, न्यूट्रल, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये ध्यान रखना है। और अनुनाद संरचनाएं जितने भी बनाते हैं उनके बीच में डबल हेडेड एरो लगाया जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे की एनर्जी जो होती है वो कंपेरेबल स्ट्रक्चर है इसलिए। तो यहाँ पर देखो ये नेगेटिव चार्ज ने यहाँ बॉन्ड बना लिया, तो मैं अब यहाँ बॉन्ड बना लूँ, ये बॉन्ड पहले से ही था, अब ये वाला बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुआ तो वो सेम चीज लिख देंगे आप, Cl पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये बन गई। नेक्स्ट क्या बनेगी, देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे देखो, यहाँ से ये बॉन्ड बन गया, आपकी बुक में थोड़ी सी मिस्टेक्स है तो वो देख लेना यहाँ पर, और ये हो गया Cl और पॉजिटिव। अब क्या होगा देखो, ये नेगेटिव चार्ज वापस यहाँ बॉन्ड बना लेगा और ये वाले पाई बॉन्ड वापस इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके पास चले जाएंगे, Cl के पास। तो यहाँ पे देखो यहाँ और अभी इसने नेगेटिव ने यहाँ बॉन्ड बना लिया, उस वजह से इस पाई बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा और वो इलेक्ट्रॉन वापस किसके पास चले गए, Cl के पास। तो यहाँ देखो पहली स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर वापस क्या आ जाएगी, आपके सेम आ जाएगी। और यहाँ पर देखिए एक छोड़ के एक क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और याद रखना है जहां आपने नेगेटिव चार्ज लगा लिया तो उसके एक छोड़ के आपको डबल बॉन्ड फिर एक छोड़ के डबल बॉन्ड बनाना है, इस बात का ध्यान रखना है। और हमेशा ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर होगी उसमें सिर्फ ये बॉन्ड का फर्क है। ये देखो यहाँ पर ये दो बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, यहाँ पर देखो क्या हो गया, ये इस तरह से। तो इस तरह से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, विस्थानीकरण हो जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं, अनुनाद। तो यहाँ इसी वजह से कार्बन और क्लोरीन में क्या आ जाता है, आंशिक द्विआबंध गुण आ जाता है। आंशिक द्विआबंध गुण क्यों कहते हैं हम इसको, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड जो होता है वो हमेशा नहीं रह रहा है, यहाँ पर सिंगल है, यहाँ डबल है, यहाँ डबल है, फिर वहां सिंगल है, तो यहाँ आंशिक द्विआबंध गुण आ जाता है। और इसकी पुष्टि इससे होती है कि CCl अगर आप सिंगल बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड लेंथ जो होती है वो 1.77 एंगस्ट्रॉम होती है, लेकिन अगर आप हेलो एल्केन में या हेलो एरीन में CCl बॉन्ड की बात करें तो ये जो बॉन्ड लेंथ है ये 1.60 एंगस्ट्रॉम है। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ क्या हो गई है, कम हो गई है सिंगल बॉन्ड लेंथ से। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है उससे क्या हो गई है, बॉन्ड लेंथ कम हो गई है, किसमें, हेलो एरीन में। तो उससे ये स्पष्ट होता है, ये प्रूव होता है कि हेलो एरीन में CCl के बीच में आंशिक द्विआबंध गुण पाया जाता है। और वो किस कारण से होता है, अनुनाद के कारण। यानी कि अनुनाद के कारण कंपाउंड्स में क्या आ जाते हैं, आंशिक द्विआबंध गुण आ जाते हैं। इसकी पुष्टि वाइनिल क्लोराइड से भी कर सकते हैं। वाइनिल क्लोराइड मैंने कहा था CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर Cl होता है, यानी कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन sp2 संग्रहित है, तो उसे हम वाइनिल क्लोराइड कहते हैं। ये वाइनिल क्लोराइड का फॉर्मूला है। यहाँ पर भी देखो Cl के पास क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ सिंगल बॉन्ड है और यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड, यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ भी क्या होगा, अनुनाद होगा। अनुनाद कैसे होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाएंगे तो ये वाला पाई बॉन्ड इस पर ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह से वाइनिल क्लोराइड में भी आपको अनुनाद पूछ लेते हैं तो आपको बनाना आना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन आते हैं उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया पाई बॉन्ड, उसके बाद CH और यहाँ Cl इसके पास से चला गया, मतलब इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से वाइनिल क्लोराइड में भी CCl में क्या पाया जाता है, आंशिक द्विआबंध गुण पाया जाता है, क्योंकि ये दो बॉन्ड यहाँ पर क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ भी CCl बॉन्ड में क्या होता है, आंशिक द्विआबंध गुण होता है, जो कि अनुनाद के कारण आता है। तो ये है CX आबंध की प्रकृति हेलो एरीन्स में।